नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे रोजगार की, एक अदद नौकरी की। और आप, मैं, हम सबको इस नौकरी की हमेशा दरकार रहती है, क्योंकि नौकरी है तो घर चलता है। जिस घर में हम रहते हैं उसकी ईएमआई भरते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं उसकी ईएमआई भरनी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखना होता है, उनकी तीमारदारी करनी पड़ती है, बीमारी के वक्त पैसे की जरूरत होती है। और ये रोजगार ही हमें दे सकता है। पर रोजगार के बारे में चर्चा नहीं होती इस देश में। नारे बुलंद किए जाते हैं। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था 7 साल पहले, तो 14 करोड़ रोजगार मुहैया हो जाने चाहिए थे, लेकिन आंकड़े नहीं बताए जाते। 2019 के चुनाव से पहले भी आपको ध्यान होगा, 2018 नवंबर में 6.1% बेरोजगारी दर पहुंच गई। 45 साल के सबसे उछले स्तर पर 2 सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया, पर वो रिपोर्ट दबा दी गई। चुनाव आने के बाद सरकार ने मान लिया, हां 6.1% है बेरोजगारी दर। और पिछले 1.25 साल से सबसे ज्यादा मार आपने, मैंने, हम सब ने देखा है, भोगा है, वो है बेरोजगारी की तलवार। जो नौकरी कर रहे थे या कर रहे हैं उन पर भी वो तलवार लटकी हुई है कि नौकरी कभी भी जा सकती है। तनख्वाहें तो कटी ही, बहुतेरे लोगों की नौकरियां गई। एक वक्त ऐसा आ गया था कि 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। 27-28% बेरोजगारी की दर हो गई थी। और मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, उसका कारण भी आपको बताता हूं। दरअसल बेरोजगारी का जो पैमाना है ना हमारा, वो बहुत ही रोचक है, बहुत दिलचस्प है। आप उछल पड़ेंगे जब मैं आपको यह बताऊं। उस व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है देश में जो 1 हफ्ते में 1 घंटे का भी काम ना ढूंढ पाए, तो आप बेरोजगार कहलाएंगे। 1 घंटे काम कर लिया, कहीं भी कोई काम मिल गया, तो दरअसल आपके पास रोजगार है। अब एक नया आंकड़ा आया है, CMIE ने यह आंकड़ा दिया है, जिसे सरकार लगातार, बल्कि मैं कहूं बीजेपी के प्रवक्ता लगातार नकारते हैं। आंकड़ा क्या है? आंकड़ा यह है कि बेरोजगारी दर घट रही है देश में। अब इस खेल को आप समझिएगा, सिर्फ आंकड़ों पे मत जाइएगा। बेरोजगारी दर 6.95% पर आ गई है, तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। लेकिन पिछले महीने जुलाई, बिल्कुल अपडेटेड आंकड़ा है, 32 लाख लोगों ने नौकरियां गंवा दी। इनमें से 26 लाख नौकरियां उन लोगों की गई जो शहरी इलाकों में है। तो नौकरी जाने का सिलसिला लगातार जारी है। तो आप कहेंगे संदीप चौधरी क्या बेवकूफ बना रहे हो, ये अगर बेरोजगारी दर घटी है तो वो कैसे घट गई? अब उसमें भी इन्हीं आंकड़ों में वो कहानी छिपी हुई है, कोई बताता नहीं है आपको। जुलाई के महीने में जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, रेहड़ी पटरी पर चाय खोमचा लगाने वाले, और जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी तादाद में सिर्फ जुलाई के महीने में 24 लाख का इजाफा हुआ है। 24 लाख का इजाफा, कहने को रोजगार। 30 लाख नए किसान बन गए देश में। अब नोएडा में नौकरी चली गई, घर चले गए, अपने गांव चले गए, वहां पर भाई पहले ही खेती कर रहे थे, आप भी जुड़ गए, जबकि आपकी जरूरत नहीं। इसे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। पर आंकड़े बताएंगे 30 लाख लोग खेती में और जुड़ गए। ये तो नौकरी कर रहे थे ना। इसकी चर्चा नहीं होगी। मॉनसून सत्र पर पानी बह गया है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम लगातार बात करते हैं। युवा अगर बेरोजगार रहेगा
तो देश तरक्की कैसे करेगा? और सरकार ने भी आंकड़े जारी किए हैं। अब सीएमआई की बात छोड़ दीजिए, अब यहां पर भी दिलचस्प बात है। ये 2 अगस्त को सरकार ने आंकड़े जारी किए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये एक तिमाही दर तिमाही के हिसाब से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करते हैं, कितने लोगों के पास नौकरी है। तो यह बताया गया 2 अगस्त को कि जी अप्रैल से जून 2020 में, अप्रैल से जून पिछले साल बेरोजगारी दर 20.9% थी। जुलाई से सितंबर यह 13.3% थी। रिपोर्ट आ जा रही है, मतलब कोई बीमार है, बीमारी हुई पिछले साल अप्रैल से जून के बीच में, पर्चा अब कट रहा है, अब इलाज शुरू होगा, होगा भी कि नहीं यह मालूम नहीं। और इसमें शहरी बेरोजगारी का आंकड़ा जुलाई से सितंबर के बीच, वैसे 13.3%, शहरी बेरोजगारी 15 से 29 साल के बीच के युवाओं की 27.7%। नौकरी की सबसे ज्यादा दरकार किसे होती है? इसी आयु वर्ग को, 15 से 29 साल। लगभग 28% इस देश के युवा बेरोजगार थे। यह सरकार बता रही है, मेरा अपना आंकड़ा नहीं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने अपना आकलन किया। मार्च 2020 में जो तालाबंदी, घरबंदी, जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, उसके चलते 10 करोड़ लोगों का रोजगार छिना। 15% को रोजगार मिला ही नहीं फिर, यानी कि 1.5 करोड़ को। और इनमें 47% महिलाएं थी जिन्हें नौकरी ही नहीं मिल पाई, रोजगार ही नहीं मिल पाया। और जो ये सरकार आंकड़ा बता रही है ना, इस आंकड़े में एक और चीज जिसका खुलासा सीएमआई ने किया है, इस देश में सैलरीड पीपल, यानी कि जिन्हें तनख्वाह मिलती है, पीएफ अकाउंट में पैसा कटता है, सैलरीड, मैं दिहाड़ी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे देश में 8 करोड़ 60 लाख लोग थे 2019 में, जुलाई 2019। ये घटकर 7 करोड़ 64 लाख हो गए हैं। 96 लाख लोगों की, सैलरीड पीपल की, वेतनशुदा लोग, उनकी नौकरी चली गई है। अब सरकार की बात सुनिए। लिखित जवाब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल जितेंद्र सिंह ने पिछले गुरुवार को राज्यसभा में दिया और कहा कि 8,72,243 सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में नौकरियां, इनके पद रिक्त हैं। 8,72,243 पद जो हैं वो खाली पड़े हैं। जबकि पिछले 5 साल में केंद्र सरकार में यूपीएससी, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत भर्तियां कितनी हुई? 4,44,813। 8.25 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पद रिक्त हैं। और कुल मिलाकर कितने हैं? ये सरकार ने जो जवाब दिए हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, उसको खंगाला मेरे सहयोगी लल्लन, बहुत मेहनत करते हैं। कुल मिलाकर केंद्र और राज्यों में 60,75,754 पद खाली पड़े हैं। पद हैं, भरे नहीं जा रहे। और इनमें सबसे बुरा हाल स्वास्थ्य, जब पूरा कर रहा था, बेड की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत, वेंटिलेटर की दरकार, दवाइयों की कालाबाजारी,
डॉक्टरों पर दबाव, ओवरलोड। तो हेल्थ पर्सनल की कमी इस देश में, मैं पूरे डिटेल बता सकता हूं, उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। 2,23,327 स्कूल एजुकेशन में, एलिमेंट्री स्कूल्स में जहां नींव रखी जाती है, 9,03,16 पद खाली पड़े हुए हैं। सेकेंडरी स्कूल्स में 1,07,689। इतने आंकड़े हैं कि बहुत वक्त लग जाएगा, पर एक और आंकड़ा बताना बहुत जरूरी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स, आपने सुना होगा, गांव देहात में बड़ा काम होता है, उससे बच्चों की कुपोषण की समस्या भी खत्म हो जाती है। मां को काम मिलता है, बच्चों को भोजन मिल जाता है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी, इन्होंने जवाब दिया संसद में, राज्यसभा में। इस वक्त देश में 1,93,000 आंगनवाड़ी पद खाली पड़े हुए हैं और इनमें से 5 राज्य इस समस्या से गंभीर रूप से ग्रस्त हैं। 50,670 पद आंगनवाड़ी के उत्तर प्रदेश में खाली पड़े हैं। 33,439 पश्चिम बंगाल में, 19,478 महाराष्ट्र में, 15,720 तमिलनाडु में, 9,828 बिहार में। और आगे बताती हैं, स्मृति ईरानी बता रही है, मेरा अपना आंकड़ा नहीं है, कि देश में 6 महीने से लेकर 6 साल की उम्र तक के जो बच्चे सिवियरली मैलनरिश्ड हैं, कुपोषण से गंभीर रूप से ग्रस्त हैं, इसे सिवियरली अक्यूट मैलनरिशमेंट कहते हैं, SAM। 9,27,000 ऐसे बच्चे हैं और उनमें से 4 लाख तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, 9,27,000 में से। और इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। और यह सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में जो हो रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर वाले से पूछिए, उसका हाल क्या है। नौकरी बची तो तनख्वाह कट गई, नहीं तो नौकरी ही चली गई। बता भी नहीं सकते शर्म के मारे। अपना खर्च कम करना पड़ रहा है। लेकिन कमाल की बात क्या है, अभी सेंसेक्स 16,000 का आंकड़ा पार कर गया। निफ्टी 16,000 का ऐतिहासिक स्तर तोड़ दिया है। बल्ले बल्ले, बम बम है शेयर बाजार। 53,500 सेंसेक्स पार कर गया। दूसरी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं कंपनियों के, सारी कंपनियों के नतीजे बम बम हैं, प्रॉफिट में हैं। यह नहीं बताएगा कोई कि क्यों है प्रॉफिट में, क्योंकि खर्च काट दिए, कम कर दिए। जितने लोगों को नौकरी दे रखी थी वो कम कर दी, तनख्वाहें काट दी बॉटम लाइन इंक्रीज करने के लिए। बाजार को यह अच्छा लगता है कि कंपनियां अब रूथलेस हो गई है, पर आम आदमी से पूछिए उस पर क्या गुजरती है। तो कंपनियां बम बम हैं, पर मूल सवाल पर कोई विचार नहीं कर रहा है। हम करेंगे, चर्चा करेंगे, गंभीर चर्चा करेंगे। बहस हम करते नहीं हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल, बेरोजगारी पर कब होगी बात सरकार, कब बात होगी सरकार। और कंपनियों का तो मुनाफा बढ़ा, पर गरीबी और बढ़ी। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। और गरीबी का पैमाना क्या है, बेरोजगारी की परिभाषा तो मैंने आपको बता दी। 375 रुपए प्रतिदिन से कम कमाते हैं तो आप गरीब हैं। और सरकार जन कल्याणकारी नीति के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देती है, अच्छी बात है। पर पलट कर देखिए इस बात को, 130-35 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें 5 किलो अनाज की जरूरत है।
आधी से ज्यादा आबादी इतनी गरीब है। और गरीब क्यों है? क्योंकि नौकरी नहीं है। और यही सवाल हम करेंगे, आज चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, परखते हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक बेहतरीन बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, सुप्रिया श्रीनेट। मेरे साथ अमित बसोले हैं, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। इनकी यूनिवर्सिटी के सर्वे का, इन्हीं के सर्वे का मैंने जिक्र भी किया। देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार, और एक और बेहद खास मेहमान, पहली बार मेरे शो पर आ रहे हैं, मेरे सहयोगी रहे हैं, मेरे एचआर हेड रहे हैं, रजनीश सिंह, सिंपली एचआर सॉल्यूशन के मैनेजिंग पार्टनर। और मेरी तो खैर तनख्वाहें लिबरल थे, ज्यादा काट कटौती नहीं करते थे, पर आज के युग की इनसे भी बात करेंगे। पर सवाल मेरा ये, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बेरोजगारी पर भी कभी बात होगी? बेरोजगारी एक समस्या है कि नहीं है? बिल्कुल, बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या। बेरोजगारी के ऊपर ही सारी जो अर्थव्यवस्था है, वह अगर आप देखें तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो अर्थव्यवस्था में दिशा देने का है, वह यह है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो। और यह भारत के लिए नहीं, सब पूरे विश्व के लिए यह बात महत्वपूर्ण है कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं अगर, तो फिर अब बहुत सारी समस्याएं देश की अपने आप पूरी हो जाएंगी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट केवल डेटा नहीं है, उसके ऊपर इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड चीजें हैं। तो सरकार का जो फोकस है वह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हो, रोड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बढ़े, और जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता भी सरकार देती है, राशन तो देती है, लेकिन यह कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। सरकार इसको नहीं मानती कि अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दे दिया या आपने कहा 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया, यह अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का रास्ता नहीं है। हमारे हिसाब से बहुत स्पष्ट रूप से हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें से एमएसएमई और छोटे लघु मझले उद्योग आगे बढ़े, और कृषि क्षेत्र में सरकार की अपनी जिम्मेदारी नहीं है। जब आप कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मुहैया कराएंगे, ये आपने वादा किया था देश से, और 5 सालों में 2016 से 2021 तक ये खुद जितेंद्र सिंह का आंकड़ा दिया हुआ है राज्यसभा में, 4,44,813 नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट में मिली और 8,72,243 पद खाली पड़े हुए हैं। ये क्यों नहीं बढ़ती सरकार? संदीप जी, यह एक बड़ी व्यापक स्थिति है जिसको हमें दर्शकों को समझना पड़ेगा। नौकरियां, अगर आप सोचते हो कि सरकारी नौकरियां ही जनता को, लोगों को नहीं, मैं सिर्फ केंद्र की बता रहा हूं। कुल मिलाकर सरकारी नौकरियां 60,75,754 पद खाली पड़े हैं। मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये जो मॉरेटोरियम है ना, जो संदीप जी, यह आज से नहीं है, आज से 10 वर्ष 12 वर्ष पहले ये मॉरेटोरियम था कि सरकारी नौकरियां या पीएसयूज में कोई भर्ती नहीं करेंगे। यह मॉरेटोरियम हमारा लगाया उन्हें पहले का है। लेकिन आज जो नौकरी की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो हमने इसीलिए, जो हमारी सरकार का फोकस है एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम, इस तरह के कामों में एंटरप्रेन्योरशिप, अगर हमने एफपीओ बनाने का फोकस किया है, एमएसएमई में मुद्रा लोन, लघु और मध्यम और मझला जो स्कीम में मुद्रा लोन देने की बात की है, रेहड़ी वाले, पटरी वालों को स्थापित करने का जो प्रयास किया है, और जो अलग अलग क्षेत्र में जो ऐसे जो एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम क्रिएट करने का प्रयास है, वहीं से नौकरी आएगी। तो यह जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की 1,93,000 पद खाली पड़े हैं। ये तो महिलाओं को काम मिलता है, गांव देहात में इनका ज्यादा काम है, इनके बच्चे कुपोषण से ग्रस्त नहीं होते हैं। 1,93,000 पद खाली पड़े। आप कहते हैं जन कल्याणकारी सरकार है। नहीं, तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट, ये जो कई सारे जो ये पद हैं, जैसे आपने कहा आंगनबाड़ी वाले पद हैं या और भी चीजें,
कई जगह तो जैसे यूपी में बताओ, पुलिस भर्ती का है 50,000 लोग, मुझे भी काफी बोलते रहते हैं, उसकी सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन फिर कोर्ट में चले गया के कोई कोई कोर्ट में। कई रीजन है, ये नहीं मैं डिनाई कर रहा कि ये खाली पड़े या क्या, हर चीज के अलग अलग रीजन है। मैंने आपको 3-4 रीजन बताए। सरकारी पीएसयूज वगैरह में मॉरेटोरियम है, इसलिए नहीं भर्ती हो रहे, फिर भी हम लोगों ने अभी रेलवे में 90,000 लोगों को भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की है। दूसरा बात है कि सरकार बार बार कह रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब खुद मुख्तार बनो, सब एंटरप्रेन्योर्स बन जाओ। सब में वो तासीर नहीं होती गोपाल बाबू एंटरप्रेन्योर बनने की, हर कोई धंधा नहीं कर सकता। नहीं तो सबको नौकरी, आप सोचो कि सरकारी नौकरी सबको दे देंगे तो ये तो विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था। तो वो 2 करोड़ रोजगार कौन से वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कह रहे थे कि रेडी लगा लो। नहीं, वो तो सब मिला के है ना। अगर 37 किलोमीटर का रोड पर डे बनता है तो वो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं करता क्या? जो इतना डिजिटल इंडिया के अंदर इतना ज्यादा गांव में डिजिटाइज किया जा रहा है, पंचायत के लेवल पे सारे पंचायतों को इंटरनेट से कनेक्ट किया जा रहा है, सीएससी का जो कंप्यूटर सर्विस सेंटर्स खोले जा रहे हैं, कई 3 लाख से ज्यादा ऊपर कंप्यूटर सर्विस सेंटर्स खोले गए, तो क्या वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते क्या? तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आप एम्प्लॉयमेंट मान रहे हैं कि खुद मुख्तारी करो, खुद कुआं खोदो, पानी निकालो। नहीं, ये बात नहीं है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का तरीका है, और हमारा सरकार का फोकस उसी पे है। वो इसीलिए तो ये देखिए सीएमआई का जो आंकड़ा है ना, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, गोपाल बाबू एक मिनट सुनिएगा, तो सेम करना पड़ेगा, एक मिनट सुनिएगा ना। जुलाई महीने में 32 लाख लोगों ने, उनमें से 26 लाख शहरी इलाकों में नौकरी खो दी, और उसी टाइम क्या हो रहा है, जुलाई के महीने में ही 24 लाख लोग वो दिहाड़ी मजदूर बन गए, या रेहड़ी पटरी पर दुकान खोल ली, छोटी मोटी चाय की दुकान, बीड़ी सिगरेट पान की दुकान, और 30 लाख लोग किसान बन गए। नहीं देखिए संदीप जी, एक तो सर्वे को मैं हर चीज का रामचरितमानस की तरह उसको ना मानिए। सर्वे एक सिलेक्टिव होता है, सर्वे में कुछ आइडेंटिफिकेशन होते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए बिग प्रॉब्लम, इसको हम डिनाई नहीं कर रहे। उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या रास्ता कर रहे हैं, नौकरियां ना सरकारी मिल सकती है, ना सरकार, प्राइवेट में सबकी नौकरियां जनरेट हो सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमई सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बढ़ावा देना है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे रजनीश को। एक और बात, हाँ प्लीज, हाँ प्लीज, नहीं देखिए लास्ट बात और मैं कह दूं, हाँ कहिए। आप कोविड की स्थिति को, कोविड के बाद जो स्थिति विकट हुई है, जो लॉकडाउन के कारण और इकोनॉमिक एक्टिविटी की डीरेल होने की बात है, उसको आप बाकी चीजों से नहीं जोड़ सकते। नहीं गोपाल बाबू, देखिए आप मुझसे बेहतर इकोनॉमिक समझते हैं। जब ये कोविड पे सारा इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, ये ठीक रहा, कोविड पर मत फेंकिए। 2000 एक मिनट, अब मेरी बात प्लीज सुनिएगा। जनवरी 2020 से जो मार्च 2020, वो 8वीं तिमाही थी। 6.8% से हमारी विकास दर गिरते गिरते 3.2% पर कोविड आने से पहले आ चुकी थी। तो प्लीज ये कोविड पर सब कुछ मत फोड़िए। अर्थव्यवस्था 2 साल से पटरी से उतरी हुई थी। आप मेरी बात को मत घुमाइए। मैंने क्या कहा, जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट का 32 लाख लोगों की नौकरी जाने की बात की, उसको कोविड से जोड़ा है। मैंने कोई विकास दर को कोविड से नहीं जोड़ा। ठीक है, कोविड के सुप्रिया श्री ने, सरकार क्या करेगी? सरकार के पास भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। प्राइवेट सेक्टर पर डंडा सरकार तो नहीं चला सकती है। सरकार आपको अवसर प्रदान करेगी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। एमएसएमई सेक्टर को वो बूस्ट देने के लिए 3 लाख करोड़ पिछले साल दिए थे, 20,97,000 करोड़ की तरलता पैकेज जब दिया गया, सरकार तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी। वो क्या करे, ये कह रहे हैं गोपाल बाबू। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल की पूरी इज्जत करती हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इंडिफेंसिबल को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, और इसके 2 ही कारण हैं। मैं 20 सेकंड का टाइम लेकर आपके व्यूअर्स से कुछ साझा करना चाहती हूँ। क्या होती है नौकरियां, और क्यों बननी चाहिए नौकरियां, और कैसे बनती है नौकरियां? या तो आप एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी होते हैं कि आपके यहाँ बहुत निवेश हो रहा है, या आप डिमांड और मांग ड्रिवन इकोनॉमी होते हैं, कंजम्पशन जहां ज्यादा होता है। तो जब ज्यादा कंज्यूम होगा तो ज्यादा बने,
सामान बनेगा, प्रोडक्ट और सर्विसेज ज्यादा होंगी, बनेंगी। जब वो ज्यादा बनेंगी तो जितने भी पूंजीपति होंगे, जितने भी कॉर्पोरेट्स होंगे, छोटे मझोले बिजनेसेस होंगे, वो उतना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उसको बनाने के लिए, और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ज्यादा नौकरियां बनेंगी। ये एक वर्चुअस साइकिल है। कहीं पर ये गाड़ी के चारों पहिए ध्वस्त हो चुके हैं। और ये क्यों ध्वस्त हुए हैं? क्योंकि देश में कंजम्पशन ठप हुआ, क्योंकि लोगों की पास पैसे की कमी आ गई। पैसे की कमी क्यों आई? क्योंकि नौकरियां बननी बंद हुई। उसका रीजन हुआ कि भाई निवेश कम हुआ, निवेश कम हुआ, सामान कम बना और कम प्रोड्यूस हुआ। तो कहीं ना कहीं सरकार को सबसे पहले तो यह मानना पड़ेगा कि चाहे वो सरकारी नौकरी हो और चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, वो बनती सरकार के ही कारण है। ये जानना और समझना जरूरी है। अगर आप ऐसा इकोनॉमी चलाइएगा, अगर कंजम्पशन ठीक रहेगा, अगर रूरल और अर्बन इकोनॉमी चलती रहेगी, तो तरलता लाने की जरूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जरूरत है। तब कॉर्पोरेट इन्वेस्ट करेगा और नौकरियां बनेंगी। आपके साथ दो आंकड़े साझा करना चाहती हूं। कंजम्पशन 10% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पिछले साल। चलिए, पिछले साल कोविड का बहाना था। 45 साल से ऊपर था, 45 साल में सबसे ऊपर था बेरोजगारी का आंकड़ा, पहला कोविड केस आने के पहले। क्योंकि लगातार ऐसे डिसीजंस लिए गए जिससे कि नौकरियां ध्वस्त हुई, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो हबड़ तबड़ में लाया जीएसटी हो, जिससे छोटे मझोले बिजनेसेस की तो कमर टूट गई, वो कुछ उसमें से काफी लोग वापस आ भी नहीं पाए, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो। ये एक बहुत बड़ा पहिया होता है इकोनॉमी का। पहली बार एब्सोल्यूट टर्म्स में हमारे एक्सपोर्ट्स 315 बिलियन डॉलर से नीचे चले गए, जो कि 2014 का फिगर होता था। कंजम्पशन बिल्कुल ध्वस्त है, हाउस होल्ड सेविंग्स के रेट कम हो गए। ये सब दिखाता है कि नौकरियां ना बनने से कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। और नौकरी का देखिए पैमाना जो है ना, कि आप रोजगार, आपके पास रोजगार है, वो 1 घंटा काम 1 हफ्ते में। तो ये आंकड़े जब गिरते भी हैं, सुप्रिया आप एक बिजनेस जर्नलिस्ट भी रही हैं, ये आंकड़े बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आंकड़ों का बड़ा खेल होता है। गोपाल बाबू कह रहे हैं ये आंकड़ों के खेल में ही तो असल तस्वीर क्या दबा दी जा रही है, छिपा दी जा रही है। जी 20% थी बेरोजगारी दर, अब तो 6.95% पर आ गई। अरे काम क्या है लोगों के पास? क्या वो पुरानी अपनी नौकरी पे आ गया तो वही पुरानी तनख्वाह मिल रही थी? संदीप जी, वही दो चीजें की मैं बात करना चाह रही हूं। पुरानी नौकरी तो भूल जाइए, 97% देश में जो कामकाज नौकरी करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि उनकी आय 3 साल पहले जितनी थी उससे भी कम हो गई है। जो तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अपने आप में एक समस्या है। जिनकी वेतन घटे वो बढ़े नहीं अधिकतर जगहों पर। तो ये अकेले क्या केंद्र सरकार की, 1 मिनट सुप्रिया, अकेले केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है? मैंने इसीलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स का जिक्र किया। और बच्चों का कुपोषण सबसे बड़ी समस्या है, उसकी एक बड़ी काट है ये आंगनवाड़ी सेक्टर। तो जो मैंने ये 5 राज्य जहां पर सबसे गंभीर समस्या है, उसमें शायद आपने गौर नहीं किया। मैं आपका फिर से ध्यान, मैंने गौर किया, उसमें महाराष्ट्र है, मैंने गौर किया। महाराष्ट्र 19,448, तमिलनाडु वहां भी अब आप ही की सरकार है, आप ही के सहयोगी की 15,720, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है 33,439। सरकारों ने हाथ खड़े कर रखे हैं क्या? नहीं, मैं आपको बताती हूं क्या हो रहा है संदीप जी। सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लेकिन इसमें लीड केंद्र को ही लेनी पड़ेगी। क्या अनएम्प्लॉयमेंट देश का सबसे बड़ा मुद्दा है? हम और आप यहां पे मानते हैं, लेकिन क्या सरकार मान रही है कि यह सबसे बड़ा मुद्दा नहीं, है? राज्य सरकार मान रही है, राज्य सरकारों को भी तो जिम्मेदारी है। हाँ जी हाँ, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। क्या सरकार मान रही है कि वो सबसे बड़ा मुद्दा है? नहीं, वो नहीं मान रही है सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सबसे बड़ा मुद्दा होता तो अर्थव्यवस्था पर और नौकरियों पर बात होती। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर बनाकर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान बट जाए, लोग ईमानदारी से नौकरी की बात ना करें। अगर नौकरी की बात नहीं होगी, इस पर डिबेट नहीं होगा, तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? हबड़ तबड़ में आप तरलता बढ़ा रहे इकोनॉमी में। कितने लोगों ने वो लोन ले लिया, एमएसएमई का लोन, वो सारा लोन अभी तक उठा भी नहीं है, सारा लोन अभी तक स्वीकृत होकर आगे भी नहीं बढ़ा है, क्योंकि डिमांड कम है इस इकोनॉमी में। और वो लोन अगर ले भी लेगा कोई एमएसएमई, यू नो इट बेटर देन आई डू सुप्रिया, वो क्या नौकरी रोजगार मुहैया कराने के लिए कि जी मैं 20 एम्प्लॉय और लूंगा, उनको तनख्वाह दूंगा? वो तो बाकी खर्चे अपने ठीक करेगा ना, बुक कीपिंग बराबर करेगा।
जी, और इसीलिए मैं आज स्टॉक मार्केट जो बम बम भाग रहा है अश्वमेध के घोड़े की तरह, उसके बारे में जरूर बोलना चाहती हूं। बड़े साल इसको ट्रैक किया है। स्टॉक मार्केट में जो हो रहा है वो एक्चुअल हकीकत से बिल्कुल दूर है। कंपनियों का वेज बिल कम हो गया है, सैलरी कम जा रही है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, और जो चंद 3% जनता इस देश की स्टॉक मार्केट में निवेश करती है, उसको सिर्फ इसी से फर्क पड़ता है कि अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी कि नहीं, उनको नौकरियों से मतलब नहीं है। तो ये बिल्कुल जुदा है हकीकत, जो जमीनी हकीकत है उससे स्टॉक मार्केट का। एक और एक्सपर्ट है ना मेरे साथ इसी के लिए, इसी पर चर्चा करने के लिए, रजनीश सिंह। जो सुप्रिया कह रही हैं, क्या ये एक हकीकत है? हम सरकारी नौकरियों की तो बहुत बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, और खास इस कोविड के चलते एक नया मौका मिल गया, एक मॉडल अब सब कंपनियों ने कि ये खामखा का खर्च, अरे 100 आदमियों की जगह 50 आदमियों से भी काम चल सकता है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, खर्चे कम होने लगे, तो वो खर्चे कम होने को मौके पर चौका भी लगा रही हैं कंपनियां, और इसकी गाज प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों पर पड़ी है। क्या ये कड़वी हकीकत है? संदीप जी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि एक तो पहली बात आप माने कि स्लो डाउन ऐसा नहीं था कि ये कोई कोविड के समय शुरू हुआ। स्लो डाउन करीब करीब उससे 2 साल पहले, अगर आप देखेंगे 2017-2018 से ही एक स्लो डाउन इकोनॉमी में आने लगा था, और काफी कंपनीज अपने कॉस्ट कंट्रोल मोड में ऑलरेडी आ चुके थे। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन पे इन्वेंट्री इतनी बढ़ रही थी, स्पेशली अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखेंगे, वहां पे इन्वेंट्री इतना बढ़ रहा था, मार्केट ही नहीं था, लोग ही गाड़ी नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि उनकी, जैसे सुप्रिया जी ने बोला, उनकी कंजम्पशन कैपेबिलिटी घटती जा रही। और जैसे जैसे ये पैंडेमिक आया तो उस पे जैसा एक दोहरा वार जैसा पड़ा, और जो हमारी ऑलरेडी इकोनॉमी डगमगाई सी थी, तो ये पैंडेमिक आकर के एक दोहरा वार करके और भी स्थिति को हमारे नाजुक कर दिया। अभी सरकार के लिए मेरा खाली यही निवेदन रहेगा कि वो एक मुहिम छेड़ें, एक रेवोल्यूशन जैसा लाए, एक मिशन बनाए, ना कि स्लोगन करें। अभी तक काफी स्लोगन हुए, आई थिंक स्लोगन का समय जा चुका है। हमें स्लोगन से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें खास करके सर्टन सेक्टर्स में, कोर सेक्टर्स में हमें इन्वेस्टमेंट लानी होगी, चाहे वो गवर्नमेंट करे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तौर पे करे, या प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करे। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि जब तक गवर्नमेंट इसमें लीड नहीं लेगी तो वो कोई भी आगे नहीं आने वाला। मैं थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूं रजनीश, क्या कंपनियों के खून के मुंह पर अब खून लग गया है कि जी हम ह्यूमन रिसोर्स में कट करके और तनख्वाहें काट कर भी, एम्प्लॉय कहीं भागता नहीं है, अरे काट दी 30% तनख्वाह, वो फिर भी वो, अरे भैया नौकरी तो बच गई, 30% कम पे भी काम कर लूंगा। क्या ये हकीकत है? और अब जो ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी हो रही है, क्या जॉब मार्केट कुछ बढ़ा है, या जो लोगों को वापस, कुछ लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, कई कंपनियां ताल ठोक रही हैं, पुराने सैलरी लेवल्स दिए जा रहे हैं, या वो सब कुछ रीजिग हो चुका है? नहीं, देखिए, पिछले 2 साल से मान के चलिए काफी संस्थाओं में इंक्रीमेंट तो हुए ही नहीं। इस साल भी अगर कुछ संस्थाएं चाह रही थी करने को, उसी समय सेकेंड वेव आ गया तो उस पे भी ब्रेक लग गया। तो ये मान के चलिए, जैसा सुप्रिया जी भी सही बोल रही थी कि हम वेतन जो है वो नीचे जा चुका है करीब 3 साल पहले तक, और साथ साथ नौकरियां गई हैं। और उसके ऊपर जो आपका सही ऑब्जर्वेशन है कि कंपनीज को अब एक ये मौका मिल गया है कि इसी बहाने हम लोग जॉब्स को कट करें, सैलरीज को कट करें, उसी से हम लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएं। और जिस तरह का ऑब्जर्वेशन हमारे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि सेंसेक्स जो है, या हमारी जो वो इकोनॉमी को जो दर्शाती है, वो एक बबल जैसा है, बहुत ज्यादा उस पे परसेप्शन हमें लगा हुआ है कि क्या खास में। आप नहीं मानेंगे आप संदीप जी, पिछले करीब 10 दिन में मेरे पास ऐसे 4 साथियों के व्हाट्सएप मैसेज आए हैं जो अच्छे खासे नौकरियों में थे, जिन्होंने पर्सनल लेवल पे मुझसे फाइनेंशियल हेल्प मांगी। और मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसे लोग अगर नौकरी में नहीं है आज की तारीख, और वो तो अच्छा कर रहे थे, जो बिल्कुल फ्रिंजेस पर थे, और कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर भी होता है, दिहाड़ी मजदूरों का भी इस्तेमाल होता है, सब उनका क्या हुआ होगा? क्या वो वापस बुलाए जा रहे हैं? आपको सेंस क्या मिलती है?
नहीं, उसमें मेरे को तो बिल्कुल ही सेंस नहीं लग रहा है अभी तक की भी कि जो लोग गए हैं पिछले साल के, अगर आप माइग्रेंट लेबर भी देखेंगे, मेरा मानना है कि करीब 50% तो गांव में रह जाएंगे, वो शायद नहीं आने वाले कभी। अगर कुछ लोग आए भी हैं तो उनको किस वेतन पे रखा गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। वेतन जरूर उनको कम दिया गया है, और जैसा आपने सही बोला, लोग जो अभी नौकरी भी कर रहे हैं उनको कट भी दिया जा रहा है, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है करने के अलावा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं। एहसान किया जा रहा है कि नौकरी नहीं खाई, तनख्वाही काटी है तो मस्त रहो, काम करते रहो, और 8 घंटे की शिफ्ट थी 12 घंटे भी करो, ये हो रहा है ना। बिल्कुल। तो हमें देखो संदीप जी, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी जो एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि हम लोग मिस कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ही वर्कफोर्स लाते रहेंगे जो एम्प्लॉयबल भी नहीं है, जो कम पैसे पे काम करेंगे, तो कहीं पर भी हमारा ग्रोथ नहीं होने वाला, वो आपकी इनकम लेवल्स गिराती जाएंगी। तो बिल्कुल। अमित बसोले, ठीक है रजनीश। अमित, अब एक चीज बताइए, आपका जो ये आंकड़ा था कि 10 करोड़ लोगों की नौकरियां गई, 1.5 करोड़ को तो मिली ही नहीं पिछले साल के अंत तक, और 47% महिलाएं थी, उनको रोजगार नहीं मिला। लेटेस्ट जो आपने फाइंडिंग्स किए हैं, क्या लोगों को नौकरियां वापस मिल रही हैं? और ये नौकरी, ये मिसनोमर है क्या? जो बात सीएमआई के आंकड़े में आ रही है कि 30 लाख लोग किसानी में चले गए, अरे वो किसानी करने थोड़ा गए हैं, वो तो गांव में जाकर बैठ गए, कहने के लिए कह दिया अब मैं किसान हूं। या जो 24 लाख लोग अब वो छोटी छोटी दुकानें या पटड़ी पर, फुटपाथ पर चाय का ठेला या खोमचा लगाकर बैठ गए या दिहाड़ी मजदूर बन गए, वो तो प्रॉपर नौकरी वाले लोग थे ना। जी जी बिल्कुल। तो चूंकि सेकेंड वेव और सेकेंड लॉकडाउन आने के पहले स्थिति सुधरी नहीं थी, हर आंकड़ा यही बता रहा है कि दिसंबर जनवरी तक बेरोजगारी दर भी ऊंचा था, और जो कार्यबल में पार्टिसिपेशन रेट है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो भी कोरोना के पहले के मुकाबले कम ही था। तो उसके ऊपर सेकेंड वेव आ गई। तो ये कुल मिला के जो हुआ है, यही अब ये सीएमआई के आंकड़ों में आ रहा है कि लोग कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर हैं। तो इसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो कुछ पहले कर रहे थे वो तो मजबूरी का नाम नौकरी हो गया कि कुछ भी काम दे दो भैया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात स्थिति वही है अभी, और इसलिए रोजगार के बजाय हम लोग अगर आय को देखें, इनकम के डेटा को देखें, तो उससे ज्यादा अंदाजा लगता है कि जहां हम लोग ने देखा कि दिसंबर तक समझ लीजिए वर्क पार्टिसिपेशन रेट ऑलमोस्ट 90 या 95% कोरोना के पहले के मुकाबले पहुंच भी गया था, इनकम नहीं पहुंचा था। इनकम उससे काफी कम था। तो यानी लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन उनकी आय कहीं भी उसके उतने मुकाबले नहीं थी जितनी पहले मिल रही थी। नहीं, वो तो आप लोगों का आंकड़ा आ गया ना। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे गए, तो मतलब जाहिर सी बात है उनके पास कुछ रोजगार था, अब वो नहीं है। इससे बड़ा इंडिकेशन, संकेत क्या हो सकता है? या मैं गलत रीड कर रहा हूं अमित? नहीं, बिल्कुल बात यही है कि ये रोजगार नहीं है, या अगर है तो उसकी उतने आय नहीं मिल रही, और उसका असर फिर जाके होता है मांग पर, जो कि सुप्रिया जी कह रही थी। अगर मांग घटती है क्योंकि लोगों के पास आय नहीं है, तो ये जो चक्र में हम लोग जो फंस जाते हैं, उससे निकालने के लिए सरकार की भूमिका बहुत अहम है। नहीं तो कंपनियों के मुनाफे से कुछ नहीं होना है। कंपनियां अपने कैश के ऊपर नहीं, ये स्वरोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप, आदमी की एनिमल स्पिरिट्स जगा दो, उससे काम हो जाएगा, वो सोल्यूशन है बेरोजगारी का? नहीं। तो देखिए, स्वरोजगार तो लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ और करने के लिए है नहीं। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। बात यह है कि आप निवेश को फिर से स्टिमुलेट करें, ताकि जो मझोली और बड़ी कंपनियां हैं वो स्टार्ट करें इन्वेस्ट करना। फिर उसके ऊपर आप छोटे सूक्ष्म उद्योग हैं, वो लोग भी आ जाएंगे। कभी ये रिकवरी सूक्ष्म उद्योग वालों से शुरू नहीं होने वाली, तो उसका तो वो तब रिस्पॉन्ड करेंगे जबकि हालात सुधरेंगे। तो बड़ी कंपनियां जो कि कैश पे बैठी हुई हैं, पहले वो निवेश करना शुरू करें, और वो भी तब तक नहीं करेंगी जब तक मांग नहीं आएगी। तो ये जो चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं, इससे निकालने के लिए सरकारी इंटरवेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे वो शहरी रोजगार गारंटी हो, चाहे वो मनरेगा में पैसा डालना हो, चाहे वो कैश ट्रांसफर हो, किसी भी रूप से मांग को अगर हम स्टिमुलेट कर पाए अब, तो जाके एक रिकवरी की स्थिति बन सकती है। प्रोफेसर अरुण कुमार, क्या सरकार में ये गंभीरता दिख रही है कि समस्या विकराल है और इसकी राह क्या होनी चाहिए? उसके बारे में क्या कुछ सलाह मशवरा हो रहा है?
कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग होती दिख रही है आपको? देखिए, जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होगी वो तो बाहर तो दिख नहीं रही है। सरकार जरूर चिंतित तो होगी, जैसे गोपाल जी कह रहे हैं, लेकिन उनका जो समाधान वो लेके आए हैं कि सप्लाई साइड रिस्पॉन्स हो, कि हम जब इंसेंटिव देंगे बिजनेस को तो बिजनेस इन्वेस्ट करना शुरू करेगा और उससे फिर डिमांड बढ़ेगी। और इसी के चलते हुए आप देखिए सप्लाई साइड रिस्पॉन्स के चलते ही जो लेबर कोड में चेंज है, जो आपके जो कृषि के बिल जो लाए गए हैं, वो सारे सप्लाई साइड के हैं। लेकिन जैसे बाकी सब पैनलिस्ट ने कहा कि जब तक डिमांड नहीं होगी तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, और जब तक वो इन्वेस्टमेंट उसका नहीं बढ़ेगा तब तक डिमांड आगे नहीं आएगी। और प्राइवेट सेक्टर अपने आप से तो जो इन्वेस्ट करना नहीं शुरू करेगा, जैसे कि सबने कहा कि इस समय कैश है, जो आपने भी कहा कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर की प्राइसिंग पावर बढ़ गई है, उनकी वजह से जो हमने इन्फ्लेशन देखिए तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का इन्फ्लेशन भी आगे चल रहा है, और एक तरफ जैसे कहा कि वेजेस कट हो गए हैं और जो उनके जो बाकी कॉस्ट है वहां पे कटिंग हुआ है, लेकिन प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। तो जो प्राइसिंग पावर है, जो मोनोपोली पावर है हमारे बड़े बिजनेस की, वो बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि डिमांड शिफ्ट कर गई है असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में। तो जो असंगठित क्षेत्र बंद हुआ है वहां से शिफ्ट हुई। जैसे कि आप ट्रेड में देखिए तो जो आप पहले जो अपने नेबरहुड स्टोर में जाते थे, उसकी जगह अब आप ऑर्डर कर रहे हैं जो ई कॉमर्स से, आप जो सामान मंगवा ले रहे हैं बाहर से, तो डिमांड शिफ्ट हो रही है। और जो प्राइसिंग पावर जो बढ़ी है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की, और उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखें तो 4000 कंपनियां आती हैं जो स्टॉक मार्केट में हैं, और जो बाकी जो माइक्रो सेक्टर है उसमें 6 करोड़ यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो डिमांड शिफ्ट हुई है उसकी वजह से नहीं, बहुत पर बड़ा एक सरकार झटका लगा। देखिए, सरकार एक दिशा दिखाती है ना पूरी अर्थव्यवस्था को। सरकार जी हाँ, के यहाँ तो- खुद ही 9.25 लाख नौकरियां तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्त हैं, कुल मिलाकर 60 लाख से ऊपर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स में पद रिक्त हैं। सही बात मैंने है, हेल्थ सेक्टर सही की बात बात की। मैं एक चीज और बता दूं, धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उन्होंने भी सदन के पटल पर क्या जवाब दिया? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर अरुण कुमार 41,421 सैंक्शन टीचिंग पोस्ट हैं, अध्यापकों के पद, उनमें से 13,701 रिक्त हैं, यानी कि 33% पद रिक्त हैं। और नॉन टीचिंग पोस्ट हैं 61,624, उनमें से 24,945, यानी कि 40% रिक्त हैं। जी हाँ, तो जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार के बहुत सारे पद खाली हैं, और जैसे कि गोपाल अग्रवाल जी ने कहा कि वो तो बहुत पहले से ही फ्रीज लगा दिया गया था नई आर्थिक नीतियों के चलते हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस समय जैसे कि अगर आप बेरोजगारी को माने कि वो 10% के आसपास चल रही है, तो 4 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं। ये 4 करोड़ लोगों को कहां से नौकरी और मिलेगी, जिसमें संगठित क्षेत्र का भी हिस्सा बहुत बड़ा है, जैसे कि आपके आंकड़ों ने बनाया। तो वो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तभी होगा, और इन्वेस्टमेंट हमारा जो पीक किया था 2012-13 में वो 36.5% पे हुआ था, और वो गिर के 30% और उससे भी कम आ गया था। और जो आपका जो लॉकडाउन है उसके दौरान तो वो मुझे लगता है कि 20% के पास आ गया था। और अभी भी अगर आप जनवरी के आंकड़े देखें तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 63% थी, और जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस था वो भी 105 से गिर के 55 पे आ गया था। तो ना कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और ना ही बिजनेस को कॉन्फिडेंस है इन्वेस्ट करने का, तो ऐसी स्थिति में डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो जैसे अमित बसोले जी ने कहा कि जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक जब प्राइवेट सेक्टर कहां इन्वेस्ट करने वाला है, कहां वो बढ़ाएगा। तो सरकार तो गोपाल बाबू, लास्ट कमेंट, की बात की सरकार को राह तो दिखानी पड़ेगी ना। यू हैव टू कैच द बुल बाय इट्स हॉर्न। ये बेरोजगारी का जो सांड है जो हमारे युवाओं को बर्बाद कर सकता है, उस सांड को सींगों से पकड़कर कुछ राह निकालनी पड़ेगी ना। देखिए संदीप जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और चर्चाएं समस्याएं गिना सकते हैं, मैं भी 10 आपको गिना सकता हूं, सब लोग समस्याएं गिना रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या है वह महत्वपूर्ण है। आपके शो में सोल्यूशन पे बात होती है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट को हमने, जो सुप्रिया जी कह रही थी कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम प्रॉब्लम नहीं मानते, ये बात ही नहीं। मैंने सबसे पहले कहा था अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा चैलेंज है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर सरकार पूरी तरह से जागरूक है और उसकी समस्या के समाधान के लिए चिंतित है। अब चिंता करने से तो कुछ होगा नहीं, क्या कर रहे हैं? तो इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। सरकारी नौकरियां सॉल्यूशन नहीं है। आपको मैं यह स्पष्ट रूप से आज कह रहा हूं, आप जिस मर्जी से जैसा आप कहना इसको इस्तेमाल कर लीजिए। सरकारी नौकरियां देना कोई समस्या, नौकरी अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने का सॉल्यूशन नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ
ही महत्वपूर्ण है। और ठीक आज है, हमने विकास ये नहीं करना कहा, होगा। नहीं, सुनो, सुप्रिया, मैं लास्ट कमेंट। 30 सेकंड सर, मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है। सुप्रिया, 30 सेकंड्स। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहती हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% था 2012 में, वो 18% है। देखिए क्या हो रहा है युवाओं के लिए। और दूसरा, महंगाई को आप नहीं भूल सकते। इस बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट में और गुर्बत में अगर महंगाई कमर तोड़ रही तो सोचिए लोगों की जिंदगी कितनी दुश्वार हो गई है। और इसीलिए लिविंग कंडीशन में हम 8 पॉइंट गिर गए, जो सर्वे आज आया है। 30 होते थे 73 देशों में, 38 हो गए हम। ये पिछले साल का, जब कोरोना का कहर नहीं था, ये उसके पहले की बातें हो रही हैं। तो यहां पर सरकार को गंभीरता से इस बारे में चर्चा करनी होगी और इसमें विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। यह अकेले केंद्र सरकार का जिम्मा नहीं है, राज्य सरकारों को भी इसके बारे में कदमताल करनी होगी। वरना ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की 29 साल से कम उम्र की हमारी 53.5% आबादी है, सही कहा सुप्रिया ने, ये डेमोग्राफिक डिजास्टर में भी तब्दील हो सकता है। खाली दिमाग शैतान का घर। रोजगार युवा के पास नहीं होगा, भटकने का खतरा भी होता है। ये एक आर्थिक ही नहीं, सामाजिक समस्या भी बन सकती है और इसे सरकार को कोई ना कोई हल निकाल कर सुलझाना होगा ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।